अब परिवार जो है प्रॉपर्टी को, जमीन जायदाद, दादा परदादा पूर्वज का जो है उसको अलग करना चाह रहा है। अब परिवार अगर अलग करना चाह रहा है तो कैसे करेंगे, यानी कैसे इसका कागजात जो है तैयार करेंगे। तो हाउ टू डिवाइड प्रॉपर्टी, यानी एक कागजात पर आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे अलग करेंगे। अब यहाँ पर जो है देख सकते हैं, ये बेटा है तो ये बेटी है, ये बेटी है और ये पत्नी है यहाँ पर। अब ये जो है यहाँ ये माँ है। अब ये संपत्ति जो है, आज इनके पास जो संपत्ति इनके पास आया है, ये दादा परदादा की संपत्ति है, यानी ये खुद खरीदे नहीं है, दादा परदादा की संपत्ति है। तो आखिरकार ये कैसे आप डिवाइड करेंगे, इसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया है। जो देखें यहाँ पर जो है तीन, पहला सबसे महत्वपूर्ण जो है कि आखिरकार आप आपसी सहमति से जो है बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन आप आपसी सहमति से बंटवारा कैसे करेंगे और उसके लिए आपको दस्तावेज कैसे तैयार करने हैं। तो देखें, एक जो डॉक्यूमेंट है ना वो आपको लेना है, वो है डीड, जो स्टाम्प पेपर है। और जो वो स्टाम्प है ना उसको लेने के बाद उसमें आप क्या करेंगे, कागजात वो आपका हो गया। अब ये आप इसमें बना रहे हैं पार्टीशन डीड, इसको बोलते हैं कि आप जो तैयार कर रहे हैं ये पार्टीशन डीड तैयार कर रहे हैं। अब इसमें सारा कुछ आप लिख लिए कि जमीन जो है, जमीन हम अपने नाम पर करा रहे हैं, लेकिन अपने नाम पर करा रहे हैं तो हकदार कौन कौन है। पूर्वज की संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है। तो इसमें क्या होता है कि जो क्लास 1 के उत्तराधिकारी होते हैं, यानी इसका भी क्लास बना हुआ है। तो क्लास 1 में आखिरकार कौन कौन आता है, देखिए इस बात को आप समझ लें। क्लास 1 में आता है बेटा, बेटा क्लास 1 का उत्तराधिकारी है। क्लास 1 में आती है बेटी। क्लास 1 में जो है एक तरह से आती है विधवा, विधवा पत्नी, ठीक है। और यहाँ पर क्लास 1 में आती है माँ। जब बेटा को संपत्ति लेने की बात हो रही है तो समझ सकते हैं कि माँ, तो पिता है नहीं, और विधवा पत्नी है कोई तो उनका अधिकार होगा। तो क्लास 1 में ये सभी लोग उत्तराधिकारी हैं। और कोई मान लेते हैं किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो पत्नी है ना, जो विधवा है, उनको अधिकार देना पड़ेगा अपने दादा परदादा के संपत्ति में, बेदखल नहीं कर सकते। और अगर वो जाकर आपकी प्रॉपर्टी किसी को रजिस्ट्री कर दी तो फिर जो है कितना भी लड़ लें, उसका अधिकार है, उसका शेयर है, उसका हक है, फिर हासिल भी आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो उनका शेयर बनता है, जहां शेयर बनता है वो आपको देना होगा। अब आप कहेंगे नहीं देंगे, तो नहीं देंगे, और वो लेना चाहती है तो रोक भी नहीं पाएंगे। अगर वो लेना चाह रही है रोक नहीं पाएंगे। यानी अगर वो आपको स्वेच्छा से देना चाह रही है, मान लेते हैं ठीक है, आप सोच रहे हैं कि नहीं हमको सारी प्रॉपर्टी जो है वो जो एक तरह से विधवा पत्नी है वो आपको स्वेच्छा से आपके नाम रजिस्ट्री कर दे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है पूरा प्रक्रिया। अब है कि पार्टीशन डीड जो बनवा रहे हैं आप, तो उसमें सब कुछ मेंशन कर दिया। अब यहाँ प्रॉपर्टी हो रहा है ट्रांसफर, ये जो दादा परदादा का संपत्ति है, अब ये दादा परदादा का संपत्ति आ रहा है एक बेटा के नाम पर। अब ये जो ट्रांसफर हो रहा है तो ये सब लिखने के बाद जब पार्टीशन डीड तैयार होता है ना, तो सब रजिस्ट्री ऑफिस में उसको रजिस्टर करवा लेना है। और किसी का हक ले लेंगे, अगर वंशावली के अकॉर्डिंग, मान लेते हैं बहन का हक आपने ले लिया, माँ का हक आपने अपने ऊपर ले लिया, ठीक है, तो फिर इस सब का एनओसी बेहद जरूरी है, नो ऑब्जेक्शन, यानी ये आपके सपोर्ट में होने चाहिए। इनके द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो अगर उनके तरफ से नो ऑब्जेक्शन है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा, उसके बाद क्या करना है, दाखिल खारिज म्यूटेशन आपको करा लेना, ताकि राजस्व रिकॉर्ड जो है यानी खसरा खतौनी दोनों का नाम दर्ज हो जाए, ठीक है। यानी आपको क्या करना, उसके बाद एक तरह से जैसे ही आप पार्टीशन डीड तैयार करेंगे ना, एक काम सबसे महत्वपूर्ण है, वो है दाखिल खारिज।
अब ये अगर दाखिल खारिज आप करा लेंगे ना तो किसी प्रकार का कोई दावा नहीं चलने वाला है। आपकी जमीन को यानी आपकी माँ नहीं बेच सकती है। अरे आप तो म्यूटेशन करा लिए अपने नाम पर, सारा दादा परदादा का जो संपत्ति है वो एक बेटा के नाम पर आ गया। आपकी प्रॉपर्टी आपकी बहन अब बेच नहीं सकती है, इसलिए कि सारा दादा परदादा का प्रॉपर्टी एक बेटा अपने नाम पर करा लिया। तो ये है पार्टीशन डीड तैयार करने के बाद दाखिल खारिज करा लेने का फायदा। पार्टीशन डीड तो तैयार कर लिए, यानी ये तैयार हो गया, लेकिन दाखिल खारिज नहीं कराए। तो अगर आप ये दाखिल खारिज नहीं कराए तो अभी भी जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें क्या हो रहा है, दादा परदादा का नाम। ऐसे कंडीशन, ऐसे सिचुएशन में जो है कोई क्लास 1 का उत्तराधिकारी जाकर प्रॉपर्टी को क्या कर सकता, बेच सकता है। अब ये तो खानदानी प्रॉपर्टी के लिए ऐसा हुआ, लेकिन इस बात को समझ लें कि अगर जो है कोई ऐसा संपत्ति है कि जो स्वार्जित है, व्यक्ति खुद खरीदता है, यानी आपके पिता जो है वो जमीन को खरीदे और आज वो जमीन अगर आप अपने नाम पर कराना चाहते हैं तो देखें ये स्वार्जित संपत्ति है, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। और इसमें इस बात को भी देखा जाता है कि आखिरकार जो प्रॉपर्टी खरीदा गया होगा तो उसका जो कागजात है ना उसमें क्या लिखा हुआ है, यानी जो सेल डीड है उस सेल डीड में आखिरकार क्या मेंशन है। कभी कभी ये भी देखें कि जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होती है तो पिता जो है एक तरह से या माता के द्वारा अगर खरीदा गया है तो उनकी मृत्यु के बाद उस प्रॉपर्टी का जो है पूरा अधिकार जो होता है, यानी या तो जो पिता है तो वो माँ को होगा, या माँ के नाम प्रॉपर्टी है तो पिता का अधिकार होगा। तो ये उस कागजात के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि कागजात पर जो है ये स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि इस प्रॉपर्टी का जो है यानी उनकी मृत्यु के बाद इस प्रॉपर्टी का हकदार कौन होगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये है स्वार्जित संपत्ति का। यानी अब बड़ा समस्या ये उत्पन्न होता है कि विवाद है, झगड़ा है, ये ऐसे थोड़ी है कि बैठेंगे कोई हक ले लेगा। यानी प्रॉपर्टी को डिवाइड करना इतना आसान नहीं है, पार्टीशन डीड बनवा लेंगे ये भी इतना आसान नहीं है, इसलिए कि परिवार में झगड़ा है। अब कोई एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं है, कोई एक दूसरे के साथ जो है खड़े होने को तैयार नहीं है, तो कागजात कहाँ से तैयार होगा। अरे बोलने को तैयार नहीं है, तो जब आपस में बातचीत ही नहीं है तो आखिरकार कागजात कैसे बनेगा, तो कागजात नहीं बनेगा। तो इसी के लिए विकल्प निकाला गया और वो है दीवानी अदालत यानी सिविल कोर्ट। और सिविल कोर्ट में यानी कम खर्च में है पार्टीशन सूट। अब ये कैसे दायर करना है स्टेप बाय स्टेप अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करेंगे, हम आपको ये भी डिटेल से बताएंगे कि कैसे क्या क्या करना है और कितना कम खर्च में ये काम कर सकते हैं। तो अब ये हो गया कि पार्टीशन सूट एक ऐसा विकल्प है कि ये जाकर आप जो है दीवानी अदालत में जो है केस फाइल कर सकते हैं। अब कोर्ट जो है आदेश देकर जमीन का हिस्सा तय करेगा, यानी कोर्ट का आदेश आ जाएगा और कोर्ट के द्वारा जो है ये तय किया जाएगा कि आखिर किसकी जमीन कितनी होनी है। ये सारा कुछ डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, ठीक है। कोर्ट का जो है यहाँ पर आदेश आएगा और कोर्ट के आदेशानुसार जो है ये तय होगा कि आखिरकार किसकी जमीन कितनी जमीन है। और कोर्ट का भी जैसे ही आदेश आएगा यानी उसके बाद भी जमीन का आपको म्यूटेशन तो कराना ही होगा। यानी कोर्ट का आदेश आ गया कि आपको ये जमीन दिया गया, ये आपका शेयर है, और उसके आधार पर आपको दाखिल खारिज फिर कराना। तो यहाँ हो गया कि हम नहीं बोल रहे थे ना, जो होगा कोर्ट में वो भी जज साहब के सामने जाएगा, कहेगा जज साहब हमको ये जमीन दिया जाए, हमको ये जमीन वर्तमान में मिला हुआ है, हमको इस जमीन में जो है शेयर नहीं देना, काहे कि एक कीमती जमीन पास जो हाथ लग गया। अब एक जमीन मौखिक जो है तौर पर शेयर तो ले लिया, हक ले लिया, प्रॉपर्टी तो डिवाइड ही था, कागजात को डिवाइड नहीं करना चाहता था। अब कीमती जमीन अपने दखल में था, अब वो सोच रहा था कि किसी तरह से कोई बेच दे, हिस्सेदार सोच रहा है बेच दे इसको। अरे बेच देंगे जब ये कीमती जमीन है, इसके आगे जो है रोड है, यानी कह सकते हैं इसके आगे जो है NH है, तो ऐसा तो इसका तो वैल्यू काफी बढ़ गया। अब कहीं पर भी कोई भी व्यवसाय रोजगार यहाँ इस जमीन पर लोग खरीद कर सकते हैं,
तो आम जो जमीन इनके पास है उससे कई ज्यादा कीमत है। अब एक हिस्सेदार के हाथ लग गया था, बोल रहा था कि नहीं अभी तो इसको बेचेंगे। तो परिवार में पार्टीशन इसीलिए जरूरी है। अगर आप पहले पार्टीशन करके दाखिल खारिज करा लेते तो ये जमीन आज आपके नाम पर जो है आ जाता और दूसरा हिस्सेदार का कोई दावेदारी नहीं चलने वाला था। यानी ये मामला जो है दीवानी अदालत तक जाता ही नहीं। लेकिन ये गया क्यों? आपकी गलती के कारण। इसलिए कि आपने जमीन का बंटवारा तो किया, वो भी मौखिक, लेकिन आपने जमीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन कायम नहीं कराया। अरे जमीन को डिवाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आपको बता दिए पार्टीशन डीड, और इसको सब रजिस्ट्री ऑफिस में आपको रजिस्टर कराना चाहिए। दूसरा जो है पार्टीशन सूट, नहीं बन रहा है परिवार में, नहीं मानने को तैयार है भाई, नहीं मानने को तैयार है चाचा, कोई दिक्कत नहीं, पार्टीशन सूट जाएंगे, वकील से बात करेंगे सिविल कोर्ट में कि मुझे बंटवारा का केस करना है, पार्टीशन सूट करना है, ये हमारी जमीन है, ये हमारे पूर्वज की जमीन है और ये हमारा जो टुकड़ा है ये पूर्वजों ने खरीदा है। ये सारे कागजात जो आपके पास होंगे, या जो भी एक तरह से अंचल से अगर आपका कोई नकल निकलता है, वो नकल को निकाल कर जो है उसके आधार पर आप दावा करेंगे। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। अब देखें ये जो है ना, ये सारा कुछ करने के बाद अब कोर्ट तो तय कर दिया शेयर, यानी ये एनएच वाली जमीन को 2 पार्ट में बांट दिया। इसलिए पहले से किसी के पास में था, एक हिस्सेदार के पास में, लेकिन इसका वैल्यूएशन देखते हुए इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया। इसलिए कि अब बंटवारा हो रहा है आपका, वो भी कोर्ट से अब हो रहा है, पहले नहीं हुआ था। पहले आप गलत बंटवारा कर लिए थे, लेकिन पहले आप जो है सही भी किए होंगे तो अभी भविष्य में आने वाला जो जमीन, कोई भी जमीन मान लेते हैं ये जमीन है, अभी इस जमीन पर मान लेते हैं कि आगे से कोई रोड निकल गया, ठीक है, तो ये जमीन जिसके हिस्से में होगा, अगर रोड बन जाने के बाद इसका वैल्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा, काफी बढ़ जाएगा। अब ये कोई व्यक्ति अपने हिस्से में मौखिक तौर पर लिया और उसका अगर दाखिल खारिज करा लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगा उसको, भविष्य में म्यूटेशन उसका कायम है, उसके नाम से प्रॉपर्टी है। ऐसा तो नहीं है कि उसके अब दादा के नाम से ही प्रॉपर्टी है। तो इसलिए यह बेहद जरूरी है। मौखिक तौर पर कराया गया कागजात, मौखिक तौर पर जो है एक तरह से लिया गया फैसला कानूनी तौर पर मान्य नहीं होता। अब है तीसरा कि राजस्व कार्यालय के जरिए, अब सिर्फ जो है राजस्व रिकॉर्ड में नाम जोड़ना, ठीक है, आपको जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें नाम जोड़ने की जरूरत है। तो एक देखें सिंपल सा तरीका होता है कि आपके अभी क्या पिता के नाम से जमीन है, पिता के यहां पर नाम से जमीन है, एक हो गया ये। अब पिता के नाम से जमीन है, या ये भी हो सकता है कि दादा के नाम से जमीन है, जो भी है, दोनों के केस में। तो आप एक क्या करें, पंचनामा बनवा लें, पंचनामा, ठीक है, पंचनामा, और पंचनामा बनवा कर जो है आप जमीन को अपने नाम पर ट्रांसफर करा सकते हैं, ठीक है। यानी ये पंचनामा आप तैयार करवाएंगे कैसे? यानी इसमें जमीन का पूरा आपके हिस्से में कौन सी जमीन है इसको मेंशन करना है, आपका पोजीशन, आपका खाता खतौनी जो भी है उसका इंफॉर्मेशन, नाम है ना, किसके नाम से, और एक इसके साथ ऐड होगा वो है वंशावली। वंशावली देखें ये साबित करेगा कि आप जो है उत्तराधिकारी कितने हैं उत्तराधिकारी। तो जितने उत्तराधिकारी होंगे, अगर कोई अब बेटा अपने नाम से करा रहा है तो बेटी का यहाँ पर जो है कागजात पर लिखा जाएगा कि मैं यहाँ पर इनका जो नाम है, ठीक है, ये एक तरह से पुत्री, पिता का नाम, और मुझे अपने पिता की संपत्ति में किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर भागीदारी नहीं बनना है, और मुझे मेरे पिता की संपत्ति का जो मैं हक है वो अपने भाइयों को अपनी स्वेच्छा से देती हूँ, ठीक है, क्या दिक्कत, कागजात पर मेंशन हो गया, सिग्नेचर हो गया। दस्तखत का तो वैल्यू है, दस्तखत से आपको पता है कि कितने पैसे खाते से निकलते हैं, मतलब बहुत सारा अमाउंट आप जो है बैंक में जो जमा करते हैं उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, किससे? सिग्नेचर के माध्यम से, चेक के माध्यम से। तो इसलिए ये एक सिग्नेचर का तो वैल्यू होता है, एक सिग्नेचर से आप प्रॉपर्टी दूसरे को दे देते हैं, ट्रांसफर हो जाता है प्रॉपर्टी का।
तो यहां पर भी वो दस्तावेज जो पंचनामा तैयार किया गया उस पर वो दस्तखत करने के बाद जो है आगे का प्रक्रिया होगा कि अब राजस्व रिकॉर्ड में नाम जोड़ना है, तो फिर इस पंचनामा के आधार पर वो दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे और राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम जोड़ लेंगे। ये पूरा प्रक्रिया उनको जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो ये है आखिर कि हाउ टू डिवाइड प्रॉपर्टी, यानी कह सकते हैं बिटवीन ब्रदर सिस्टर, ये कैसे करेंगे, क्या प्रक्रिया है। इसके अलावे आखिरकार क्या और विकल्प हो सकते हैं, यानी इसके अलावे और किस प्रकार की दावेदारी हो सकती है। पार्टीशन सूट में कितना खर्च लग सकता है, पार्टीशन सूट में कितना समय लग सकता है, कि जल्द से जल्द पार्टीशन सूट का जो केस है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। ये सब कुछ अगर आपके सवाल है तो आपको कमेंट करना है, पूछना है कि ये इस प्रकार का जो समस्या है इसका हल कैसे निकालेंगे। हम उस टॉपिक को बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस तरह का जो समस्या है उसका हल आप कैसे करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।